यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे लीगल एस्पेक्ट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो 20 लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और जिसमें से हमने 19 तो सोल्व किए थे और एक आपको मैंने होमवर्क के तौर पर दिया था। और आज की क्लास के अंदर भी हम लोग जो है वो 20 क्वेश्चंस को जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ जी, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको तो जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था आप सबको, तो वो हो गया है। बोले तो जो डेट जो है वो रिवाइज्ड हो गई है। ओके, और अब जो है वो 24 तारीख से जो है वो पेपर होंगे। चलो, जो भी इतना सब ये टेंट्रम चल रहा था उस सब के बीच में जो है एक राहत की खबर जो है हमारे लिए वो ये आई है, ताकि जो एक मन में एक ये था अनसर्टेनिटी सी चल रही थी कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने एनटी ने उन सबको दूर कर दिया एक बार के लिए। तो आप ये लगाइए कि 24 तारीख से आपका एग्जाम आ गया है। ओके, 2-3 दिन बीच में खराब किया हम लोगों ने। चलो खैर, उन सबको एक बार हटाओ, ठीक है। आगे क्या करना है, अभी 9 दिन हमारे पास में कल से हैं, ठीक है। उन 9 दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करना है तो उसके लिए एक मैं छोटी सी वीडियो लेके आऊंगा आपके साथ में, ठीक है। अभी एक बार आप ये कीजिए, अगली क्लास के अंदर हम लोग जो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि आगे 9 डेज के अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है, जो आपका बच गया उसको कैसे करें, ये सब, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले एक बार हम लोग जो है वो इन 20 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद आगे वाला करते हैं। चलो जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लीगल एस्पेक्ट के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये, बोलता था एरिया ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है? सबसे पहले कॉपीराइट रिलेटेड राइट आता है जी। देखो, जब मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको पढ़ाया आईपीआर, तो उसमें मैंने आपको बोला इसके अंदर आता है बेसिकली ये सीपीटी, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो कॉपीराइट आता है क्या? आता है। अच्छा जी, इसके बाद में ट्रेडमार्क आता है क्या? आता है सर, ट्रेडमार्क भी आता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है। लेआउट डिजाइन, इंटीग्रेट सर्किट वाला ये नहीं आता। तो बेसिकली आईपीआर के अंदर जो है वो क्या आता है? कॉपीराइट आता है, ठीक है, ट्रेडमार्क आता है, अच्छा जी, पेटेंट आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी इसका पार्ट है। लेकिन इसके अंदर जो है वो लेआउट डिजाइन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जब हम कॉपीराइट पढ़ते हैं तो मतलब जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो विपो जब आपको मैंने पढ़ाया तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है आपका कौन सा? इंडस्ट्रियल डिजाइन उसके अंदर, और एक आपका कौन से? कॉपीराइट्स उसके अंदर। फिर आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट वो सब आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो है आपका कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है, पेटेंट आते हैं, बट उसके अंदर लेआउट डिजाइन जो है किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते जो आईसी होती है जिनको यूज किया जाता है किसके अंदर? मोबाइल में, जो चिप के अंदर जिसको यूज करते हैं, तो वो उसके जो लेआउट डिजाइन है उसको जो है हम यहां पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या? 1, 2 एंड 3 बोले तो सी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जी? क्वेश्चन बोलता है पेटेंट एबिलिटी। अब अगर आपको जो है वो क्या करवाना है? पेटेंट करवाना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर मान लीजिए आपको पेटेंट करवाना, तो पेटेंट करवाने के लिए जो है वो क्या पेटेंट क्या होना चाहिए? उसमें नोवेलिटी होना चाहिए, मतलब पेटेंट जो उसी फॉर्मूला का होगा जो क्या होगा? नोवल होगा। दूसरा, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ खोज की गई हो। तीसरा, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए क्या? बिल्कुल, क्योंकि पेटेंट उसी चीज का होगा जिसको हम आगे जो है वो इंडस्ट्रियल यूज के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। तो ये तीनों चीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो क्या है इसका आंसर? 1, 2 एंड 3 बोले तो ऑल ऑफ द अबव। चलो जी आगे, थर्ड क्वेश्चन बोलता है पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल इन इंडिया। अगर मान लो किसी पर्सन ने जो है अपने फॉर्मूला का जो है वो क्या करवाना है? पेटेंट करवाना है, तो उसके द्वारा जो वो पेटेंट करवाने की जो एप्लीकेशन आपको जो अथॉरिटी को देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी, तो उसके लिए कौन कौन कर सकता है? ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर, जिसने सबसे पहली बार वो फॉर्मूला ड्राइव किया वो कर सकता है क्या? कर सकता है। जिसको उसने काम भी असाइन किया क्या वो कर सकता है क्या? हाँ जी, कर सकता है। जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इन्वेंटर के, क्या उसके घर वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो बोले तो ऑल ऑफ द अबव। बहुत बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर कराएंगे 1 ओनली फर्स्ट इन्वेंटर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लो पेटेंट जो फर्स्ट इन्वेंटर था जिसने वो फॉर्मूला बेसिकली बनाया, अगर वो अपना काम दूसरे पर्सन को दे देगा तो दूसरा पर्सन भी जाके उसके ऊपर पेटेंट करवा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्वेंटर, ये भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नया फॉर्मूला खोजा तो मेरे फादर जाके उसका पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों के दिनों आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना कृपया करके, आंसर जो है वो क्या? ऑल ऑफ द अबव। चलो जी नेक्स्ट बोलता है व्हाट नीड टू बी डन बिफोर ए कॉपीराइट बुक मार्क में बी प्रिंटेड। अगर मान लीजिए आप कॉपीराइटेड बुक को जो है वो क्या करवा रहे हो? प्रिंट करवा रहे हो, मतलब एक ऐसी बुक को आप प्रिंट करवाने की सोच रहे हो जिसके ऊपर पहले किसी पर्सन ने कॉपीराइट लिया हुआ है, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी क्या है? जिसने कॉपीराइट लिया हुआ उससे आपको क्या लेना पड़ता है? कंसेंट लेना पड़ता है। तो जरूरी जो है वो क्या? तो बोलता है
द बुक मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द कॉपीराइट ऑफिस, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या जरूरी है? कंसेंट ऑफ द कॉपीराइट ओनर मस्ट बी ऑब्टेन्ड, बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जिसका बेसिकली उस बुक के ऊपर जो वो क्या कॉपीराइट है, तो उससे अपने को पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा। चलो जी, फिर आगे बोलता है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, इनमें से कौन सी चीज जो है उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना गया? इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या कि जिसको मतलब ये माना गया, मतलब रूल का तोड़ना नहीं माना गया है भाई, उसमें कॉपीराइट जो एक्ट है उसके प्रोविजन की हमने अवहेलना नहीं की है। मतलब जो चीज वैलिड है, क्या बैकअप कर लेना, मतलब उसकी कॉपी बना लेना, सही है क्या? नहीं सर, ये तो गलत चीज है, ये तो रूल का इन्फ्रिंजमेंट है। अच्छा जी, दूसरा रिव्यू करना, ओनली आप क्या कर रहे हो? रिव्यू कर रहे हो, सिर्फ आप क्या कर रहे हो? रिव्यू कर रहे हो। मतलब अगर मान लो मैंने कोई जो है वो क्या किया, बुक लिखी है, ओके, अगर आप उस बुक की कॉपी बना रहे हो, गलत है। अगर आप उस बुक को ओनली रिव्यू कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो उसके बारे में, ठीक है, उसका रिव्यू करके लोगों को बता रहे हो, उसमें कोई भी जो है वो गलत नहीं है। तो रिव्यू जो है वो क्या है? अलाउड है। अच्छा, रीडिंग एक्सट्रैक्ट इन पब्लिक, उसके रीडिंग्स को जो है वो पब्लिक के अंदर क्या करना, एक्सट्रैक्ट को पढ़ना, तो वो चीज भी क्या गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? रिव्यू। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट, किसको जो है वो कानून की अवहेलना नहीं माना गया है, तो वो है क्या आपका? रिव्यू। आगे बढ़ो, बोलता है विच ऑर्गेनाइजेशन अटेंड टू साइबर स्क्वैटिंग रिलेटेड केस, जो साइबर स्क्वैटिंग है इससे रिलेटेड जो केसेस है वो आपके किसके पास में जाते हैं? साइबर स्क्वैटिंग ये वाला जो केसेस है वो सारे जाते हैं किसके पास में? आपके विप्पो के पास में। विप्पो बोले तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आगे दो आपको स्टेटमेंट दी है और आपको इसमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे पहला बोलता है जी, क्या बोलता है? डेटा मटीरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो है वो क्या करते हो, रखते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इज इंफॉर्मेशन। उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं आरटी एक्ट में। क्या ये सही है, गलत है? बिल्कुल सही बात है सर। आरटी एक्ट के अंदर हम ये बोलते हैं कि कोई भी डेटा अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपने क्या मेंटेन किया, तो वो सब किसका पार्ट है? आपके इंफॉर्मेशन का पार्ट है। ये तो ओके है। दूसरा बोलता है द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन इज 48 आवर। अगर आप आरटी एक्ट के अंदर जो है वो किसी पर्सन का, कोई पर्सन जो है वो क्या हो गया, गुम हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको क्या डिटेल चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो कई बार होता है ना, पुलिस वाले जो उठा के ले जाते हैं किसी पर्सन को, तो उसके बारे में डिटेल जो है अगर आपको चाहिए कि पुलिस वाले कहां लेके गए, तो 48 आवर्स के अंदर जो आपको पता चल जाएगा। तो वो ये भी क्या है? सही है। तो आंसर क्या? दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो क्या बोलता है? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो जी आगे, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बोलता है पेटेंट राइट इज एन एक्सक्लूसिव, जो पेटेंट राइट्स है क्या एक्सक्लूसिव है? हाँ जी सर, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जिस पर्सन ने पेटेंट करवाया उसका यूज सिर्फ वही कर सकता है। बिल्कुल जी, एक्सक्लूसिव है। दूसरा, नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये ध्यान से सुनना, बोलता है कोई मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो नेचुरली अकर होता है, क्या उसको पेटेंटेबल है वो इंडिया के अंदर? अरे जो चीज नेचुरली अकर हो रहा है, तुम्हारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन है? क्या तुमने उसको डेवलप किया? क्या नहीं, वो तो क्या हो रहा है? नेचुरली अकर हो रहा है, तो उसको आप जो है क्या पेटेंट करवा सकते हो क्या? तो बोलता है क्या आप उसका जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, आप उसको जो है वो पेटेंट नहीं करवा सकते हो। तो पहली बात तो ये है, क्या बोलते हैं कि पेटेंट राइट जो एक्सक्लूसिव है। हाँ जी, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। लेकिन क्या नेचुरली जो अकरिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेटेंटेबल है? नहीं, ये चीज सही नहीं है। तो आंसर क्या? ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो क्या है? करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चलो जी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है? बोलता है जी, I can legally upload the scene from my favorite Hollywood movie to the YouTube.com। तो बोलता है हम कोई भी मान लीजिए कोई हॉलीवुड मूवी है, उसका कोई फेवरेट सीन जो है वो आपको, कोई सीन जो बहुत ही आपका जो है वो क्या फेवरेट है, तो क्या आप उसको अपने चैनल के ऊपर जो अपलोड कर सकते हो? कर सकते हो क्या? कैसे सर? क्या हमारे पास कोई राइट है किस चीज का? नहीं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, सेकंड जो है वो क्या बोलता है सर? सेकंड के अंदर बोलता है इवन इफ आई पे सब्सक्रिप्शन फी, चाहे मैंने जो है वो कोई सब्सक्रिप्शन फीस को जो है वो क्या कर दिया है? पे कर दिया। ओके, एंड ऑनलाइन मूवी डिस्ट्रीब्यूशन साइट के ऊपर, जैसे मान लो यूट्यूब के ऊपर अगर आपने पेमेंट करके जो है वो आपको जो है वो जो मूवी है वो आपके लिए अनलॉक हो गई है, ठीक है जी, आई एम स्टिल नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्यूज्ड ऑफ द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको जो है छापना शुरू करूं, उसका कॉपीराइट मेरे पास में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने जो पेमेंट करी है, आपने जो पे किया, सब्सक्रिप्शन फीस जो आपने पे करी है, वो सिर्फ आपने व्यू के लिए करी है। इसका मतलब आपने सिर्फ देखने के लिए करी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कॉपीराइट आ गया और आप उसकी कॉपी बना के अपने चैनल के ऊपर क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। तो दूसरी बात एकदम क्या है? सही है। पहली बात क्या है? गलत है, दूसरी सही है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग और सेकंड जो है वो क्या है? करेक्ट है। बोले तो
1 इज इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोले तो बी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, आपको ये बताना है। सबसे पहले बोलते हैं ट्रेडमार्क इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जो ट्रेडमार्क होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो क्या, बिल्कुल करते हैं सर। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, कोई भी एक मार्क, ठीक है, उसको ग्राफिकली आप ग्राफ के थ्रू बना के दिखाते हैं, बिल्कुल, जैसे ये नाइकी का साइन है, ठीक है, ये क्या है, ट्रेडमार्क है, बिल्कुल ओके। दूसरा, ट्रेडमार्क इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोस ऑफ अदर, क्या ट्रेडमार्क के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ट्रेडमार्क की हेल्प से जो है आप अपने गुड्स को औरों से अलग करके दिखा सकते हो, बिल्कुल करके दिखा सकते हैं। ट्रेडमार्क यही तो बताता है। ट्रेडमार्क बेसिकली क्या, एक सिंबल ऐसा जो मेरे आइडेंटिफिकेशन की बात करता है, जो एक यूनिक नेचर का होता है, तो क्या उसमें ये फीचर है, हाँ जी है। दूसरा, ट्रेडमार्क में इंक्लूड शेप, क्या ट्रेडमार्क के अंदर शेप ऑफ द गुड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ये भी आता है क्या, बिल्कुल आता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेडमार्क के अंदर जो है हम क्या करते हैं, शेप भी आती है। कोक की जो बोतल है तो उसकी शेप क्या कि वो, अब मेरे को बनानी वैसे आती, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो उसकी ना ऐसी है, ये अजीब सा बन गया, लेकिन ये इस तरीके का है। अब ये क्या, उसका शेप के ऊपर जो बेसिकली क्या है, उसका ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क के अंदर शेप भी आती है, गुड्स की जो शेप है या जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है ये भी इसके अंदर आता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट। आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है पेटेंट राइट्स, बोलता है पेटेंट राइट इज लिमिटेड पीरियड राइट, पेटेंट राइट जो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है सर। पेटेंट हमेशा के लिए 20 इयर्स के लिए बेसिकली जो आप पेटेंट करवा सकते हैं। फिर बोलता है ए पेटेंट राइट इज अवेलेबल टू पेटेंटी फॉर 20 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑन दैट जुरिसडिक्शन, बिल्कुल सही बात है। ऊपर क्या बोल रहा है कि पेटेंट राइट लिमिटेड होता है, हाँ जी लिमिटेड होता है। फिर बोलता है नीचे पेटेंट राइट जो है अपने इंडिया के अंदर कितने दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, आप 20 सालों के लिए आप पेटेंट करवा सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ पहले क्या होगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और क्या ये जो रीजन है, क्या ये ऊपर वाली बात को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ, अब सोच के बताइएगा। जो नीचे जो रीजन है, क्या ये रीजन ऊपर वाली असर्शन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या बोला गया कि पेटेंट राइट जो है वो क्या है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, और नीचे इसका लिमिट बता दिया, लिमिट कितने हैं, 20 साल। तो आप क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो बोले तो ए। चलो जी आगे लो जी, ये आपका क्रैमिंग करने का, इसको तो आप भाई क्रैम कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो बोलता है पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, आपको 3 दिया, और इनकी ना कुछ कन्वेंशंस हुई थी, ठीक है, वो कहां कहां पे हुई थी वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बोलता है पेटेंट की अगर हम बात करें तो पेटेंट के लिए आएगा पेरिस कन्वेंशन, ठीक है। कॉपीराइट के लिए आएगा मैड्रिड, और इसका ट्रेडमार्क के लिए और जो कॉपीराइट है उसके लिए होता है कौन सा, बर्ने कन्वेंशन। तो ये आपको थोड़ा सा याद करके जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 231, क्या है 231। चलो जी आगे लो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये तीनों दिए और इनके यहां पे जो बता दिया। अब एक एक करके आपको बताना है। यहां पे सबसे पहले बोलता है द एक्सक्लूसिव राइट टू डू, कोई भी एक्सक्लूसिव राइट, एक राइट मिल गया क्या, टू डू, कुछ काम करने का, या ऑथराइज द डूइंग द लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड द आर्टिस्टिक वर्क। अगर आपको कोई भी ऐसा काम मिलता है जिसमें कौन सा लिटरेरी, ड्रामेटिक और या फिर कौन सा आर्टिस्टिक वर्क, तो इस ये बेसिकली क्या, ये क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द ओनर ऑफ द इन्वेंशन, इन्वेंशन आ गया, बोले तो पेटेंट की बात करेगा, ठीक है जी। अब अगर बात करेंगे किसका, ये जो एक्सक्लूसिव राइट मिलता है ये क्या है, ये है जी आपका कॉपीराइट, ठीक है जी। और नीचे विजुअल सिंबल की बात करें तो वो क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 231। चलो जी 231, आगे बढ़ो। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्ट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस किसके अंदर आता है, अगर बात करूंगा ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस इन इंडिया जो है वो कवर होता है किसके अंदर, आईटी एक्ट 2000 के अंदर। तो इसका आंसर जो है वो है क्या, आईटी एक्ट 2000। चलो जी आगे नेक्स्ट, बोलता है हु हैज द पावर टू सिग्नेचर द सर्टिफिकेट, हु हैज द पावर टू सिग्नेचर सर्टिफिकेट, किसको पावर होती है, किसको पावर होती है, तो ये पावर जो है वो होती है किसको, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उनके पास में पावर होती है क्या करने का, सिग्नेचर करने का। तो आंसर क्या आएगा, ए। आगे बढ़ो। बोलते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सीजी जो है वो अपॉइंट करते हैं एक पर्सन को जिसको बोलते हैं आप लोग का सर्टिफाइंग अथॉरिटी, हु शैल एक्सरसाइज सुपरविजन, जो क्या करता है, सुपरविजन करता है ओवर द एक्टिविटी ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसे बंदे को अपॉइंट किया जाएगा जो बेसिकली क्या करेगा, अलग अलग जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनके काम को जो है वो क्या करता है, उनका काम को गो थ्रू करता है, उनके काम को देखता है। तो उस पर्सन को जो है वो क्या बोलता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो बंदा जो बेसिकली सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना काम सही से कर रही है नहीं कर रही है उनको चेक करने के लिए जो है जिस बंदे का अपॉइंटमेंट किया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंट्रोलर। तो ये ध्यान रखना। चलो जी आगे।
द ऑफिसर हु इज डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, मतलब जिसको डेजिग्नेट किया किसने, पब्लिक अथॉरिटीज ने, इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेज अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, मतलब हर एक गवर्नमेंट के महकमे के अंदर, हर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदे को अपॉइंट किया गया है जिसका मेन काम जो है वो क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मान लो इंडिया का सिटीजन जो है वो उस पर्सन से जो है उस डिपार्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे ले सकता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो हर महकमे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो जनता अगर कोई इंफॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट के बारे में लेना चाहे तो इनसे ले सकती है। आगे बोलता सेकंड अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो अपील जाती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन कितने दिनों के अंदर जाती है। तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके पास जो अपील जाती है, देखो पहली अपील जाती है आपके पास किसकी PIO, ठीक है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ाऊं पहले। बोलता सेकंड अपील की बात कर रहे हैं, किसको जा रही है सेकंड अपील, CIS को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। अच्छा जी, कैन बी प्रेफर्ड, ये प्रेफर्ड किया गया बाय द एप्लीकेंट विद इन कितने दिनों में, अभी हम पढ़ेंगे कितने दिनों में, फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन वाज गिवन और शुड हैव बीन मेड बाय द फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी। तो पहली एप्लेट अथॉरिटी के बाद में जो इनके पास जो वो जाती है, तो वो कब जाती है, देखो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन मांगते हो किससे, PIO से। PIO आपको इंफॉर्मेशन देगा। अगर इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं मिली है तो आप अब जाओगे कहां पे, अपील में। अपील में पहली अपील जो है वो जाएगी आपकी कहां पे, एप्लेट अथॉरिटी के पास में। एप्लेट अथॉरिटी से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उसके बाद आप जाओगे इनकी किसके पास में, जो ये CIS है, CIC है या SIC है, इनके पास अब जाओगे तो इनके पास कितने दिनों के अंदर जाओगे, तो इनके पास जाते हैं हम 90 डेज में, कितने, 90 दिनों के अंदर। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि आप पहले वाली अपील से सेटिस्फाई नहीं है तो आप सेकंड अपील में जो है वो आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो कितने दिनों में आप जाएंगे, 90 दिनों के अंदर आप इनके पास में जाएंगे। हालांकि आगे एक्सटेंशन भी दे सकते हैं एज इट डीम फिट, ठीक है। अच्छा, ये CIC और SIC है क्या, अगर मान लो आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई डिपार्टमेंट है उसे मांगी है तो वो उसके लिए आप जाओगे CIC में, और अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन जो मांगी थी वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की मांगी थी तो उसके लिए आप जाओगे कहां पे, SIC में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द लॉन्ग टाइटल ऑफ द RTI एक्ट, जो टाइटल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सीक टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटी, तो वो क्या चीज देने के लिए आया इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी कि गवर्नमेंट ने उसको लेके आई। तो उसके पीछे का मेन मोटिव जो है वो क्या था, मैंने आपको बताया था, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो कैसे काम करे, तो उनके वर्किंग के अंदर क्या लेके आना, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बेसिकली हम इसको लेकर आए थे। ओके, तो 19 का जो है वो क्या है, A। अब है आखिरी क्वेश्चन आज का जो है आपका होमवर्क। बोलता राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है। अब आपको ये बताना पड़ेगा, क्या राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर इंस्पेक्शन कर सकते हो क्या, इंस्पेक्शन, हाँ। क्या राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर नोट्स ले सकते हो क्या, या एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, या सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हो क्या फोटोकॉपी ले सकते हो उनसे, हाँ। क्या आप उनसे सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हो मटेरियल का, हाँ। क्या आप उनसे जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, अगर आपको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए क्या उसके प्रिंट आउट ले सकते हो, डिस्केट या फ्लॉपी ले सकते हो क्या, हाँ मेरे हिसाब से तो होता है। बाकी आप बताइएगा। तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो है RTI के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपको दे रखी है 1 2 3 4, इन चारों के अंदर से कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको बताना है। नीचे करेक्ट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, ये है जी इसके ऑप्शंस 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको आंसर करके बताना है कि इसके अंदर RTI एक्ट के अंदर इन चारों में से कौन सी आइटम जो है वो आती है और कौन सी आइटम नहीं आती है। ओके, हाँ जी, ये तो हो गया जी हमारे आज के 20 क्वेश्चन डिस्कस। अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्लास के क्वेश्चन का। आखिरी क्लास के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, बेसिकली ये हमारा जो है वो क्वेश्चन था जिसके अंदर हम बात करें अगर, तो बोलता है क्या, द कंपटीशन एक्ट 2002 सीक टू रेगुलेट, कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो हम लेके थे क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किस चीज को, मतलब सबसे पहले चलता था MRTP एक्ट, और MRTP एक्ट के बाद में हम लोग लेके आए किसको, कंपटीशन एक्ट को। तो कंपटीशन एक्ट को जो हम लेके आए, ठीक है, MRTP को हमने रिपील किया 2009 के अंदर, उसकी जगह पे हम लेके आए कौन सा, कंपटीशन एक्ट, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट जब आप लेके आए हो तो उसको लेके आने के पीछे
उसके अंदर हम क्या क्या क्यों लेके आए, तो हम लेके आए तो उसको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, किसको, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को, बिल्कुल, मर्जर अमलगमेशन को इकट्ठा करते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन, हाँ, जिनके लिए लेके आए। क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए भी लेके आए थे क्या, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है, अगर मान लो ये नीचे वाला ऑप्शन तो मैंने आपको बना के दे दिया, ई बना के, ABC जिसके अंदर मैंने लिखा, अगर मान लो पहले डी तक ऑप्शन है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो इसका पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो है वो लेके आए किसको, कोपरा को, किसको, कोपरा बोले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम उसको लेके आए थे। लेकिन मैंने ना आपको एक चीज बना के दी, मैंने ना नीचे आपको ई ऑप्शन और दे दिया, जिसके अंदर मैंने तीनों डाल दिया। अब एक बात याद रखिएगा, जो हमारा, अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा ये कॉम्पिटिशन एक्ट है, इसको जब हम लेके आए तो इसके अंदर जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव तो आता है, बोल तो एंटी कॉम्पिटिटिव जो एग्रीमेंट्स है वो तो आते हैं, मर्जर अमलगमेशन भी आता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है, अगर चार ऑप्शन तक आ जाए तो आप बोलोगे कि जी बोथ ए एंड बी, मतलब अनफेयर इसका पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन के अंदर आता है ABC तीनों, तो आप बोलते यस ABC तीनों, क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का कुछ पोर्शन जो रेगुलेटेड नेचर का है वो आपका बेसिकली कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर चार ही है तो ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, डी आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर चार ही है तो ऑप्शन, इन ऊपर वाले चार अगर आपको दे रखे तो ऑप्शन क्या करोगे, डी करोगे। और अगर पांचों भी बना के दे दिया ABC तीनों मिला के, तो भाई साहब वहां पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फिर ई आएगा, जिसके अंदर ऊपर वाले तीनों आएंगे। क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पूरी तो नहीं आती, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बेसिकली पार्ट है किसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डील करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन उसका एक पोर्शन, कुछ ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव नेचर की है, तो वो जो है वो आपके कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर भी कवर्ड होती है। तो अगर ई तक आ जाए तो समझ जाना कि तीनों की तीनों इसका पार्ट है। ओके, हाँ जी सर, चलो जी, लो ये हो गया जी हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने ये कर लिए। अब आज वाला आपको जो है वो बताना है कि आपके हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ओके, हाँ जी, और आपको 9 दिन अब एक्स्ट्रा और मिल गए हैं, तो इनमें क्या करना है वो मैं अभी एक वीडियो डालूंगा, उसके अंदर आपको सारा का सारा जो है पता चलेगा कि कैसे आपको और तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से। ये किस्मत है तुम्हारी, सीरियसली बता रहा हूँ कि आपको 9 दिन और मिल गए तैयारी के, तो जो बचा कुछ है उसको कीजिएगा। चलो बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं, अभी के लिए आप ये क्वेश्चन कीजिए। ओके, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और क्वेश्चन कैसे लगे वो चाहे कमेंट ना करना, ये कमेंट कर जरूर बताना कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है। ओके, हाँ जी सर, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और आपकी तैयारी और भी बढ़िया वाली। ओके, हाँ जी, और लग जाओ अब तैयारी के ऊपर, अभी भी टाइम है भाई, अब तो लग जाओ, अब तो लगो कम से कम, तो वक्त और भी मिल गया तुमको। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे एक नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए, अच्छा, कल तो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में, और अभी थोड़ी देर के अंदर मिलेंगे हम किसके साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में, कि कैसे काम करना है। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।